नमस्कार बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा और मेरे साथ आप पढ़ रहे हैं कक्षा 10 के लिए हमारी पाठ्य पुस्तक भारतीय संस्कृति और विरासत। बच्चों, हम अध्याय संख्या 2 जिसका कि नाम है इतिहास शुरू कर चुके थे, जहां हमने इतिहास के पन्नों को पलटते हुए ये जानने की कोशिश की कि सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के अगर हम आगे की बात करें, उसकी जो सभ्यता के स्थल थे उनकी बात करें, चाहे वो मोहनजोदड़ो हो, हड़प्पा हो या धोलावीरा हो, लोथल हो, इन सब की चर्चाएं हमने कर ली थी। साथ ही साथ आपको याद रखने वाली बातें जो ध्यान रखनी है हमें हमारे एग्जाम्स को लेकर के, तो ये बातें हैं कि किसी भी सभ्यता स्थल को लेकर के हमें ये पता रहना चाहिए कि वो कहाँ पर स्थित है, यानी उसकी स्थिति का हमें पता होना चाहिए कि भाई इस नदी के किनारे इस स्टेट में इस जगह पे ये स्टेबल करता है। इसके बाद में हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये कैसी सभ्यता व्यवस्था थी, यानी कि यहाँ पे नगर कितने भागों में था, 2 भागों में था या 3 भागों में। इसके अलावा जो मेनली जो मुख्य चीज़ वहाँ से मिली है, जैसे अगर सुरकोटरा की बात करेंगे तो वहाँ घोड़े की हड्डियाँ मिली हैं, तो ये सब चीज़ें हमें याद होनी चाहिए। सिंधु और सरस्वती सभ्यता की चर्चाएं करते हुए हम वैदिक काल की ओर मुड़ गए थे, जहां हमने वैदिक काल को समझने की कोशिश की और ये जाना कि वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया था। जैसे हम बात करेंगे ऋग्वैदिक काल की और फिर हमने बात की थी वहां पर उत्तर वैदिक काल की। ऋग्वैदिक काल में याद रखने वाली बातें सीधी सीधी याद रखना भाई, सीधा सा है कि ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद को आधार बनाया गया, ऋचाओं की जो निर्माण किया गया था, ये सब चीजें की हमने वहां पे, और पर्दा प्रथा का वहां पे कहीं कोई वर्णन नहीं मिल रहा था। जब हम उत्तर वैदिक काल में आते हैं तो समाज में हम ये देखते हैं वर्ण व्यवस्था आ जाती है, आश्रम व्यवस्था का वर्णन वहां देखने को मिलता है, कई टाइप्स के जो यज्ञ हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, कर्म कांड बढ़ जाता है, और जो वर्ण व्यवस्था है 4 वर्णों के नाम है वो याद होने चाहिए, चारों आश्रमों के बारे में पता होना चाहिए। और फिर हमने जब वो देखा कि वर्ण व्यवस्था का आधार अब जन्म को बना दिया था, और जन्म किस पे बहस कर रहा, जाति किस पे बहस कर रही थी, उसी जन्म पे बहस कर रही थी, तो ये सब चीजें हमने वहां देख ली थी। वैदिक काल में भाई परेशान हो गए थे, कर्म कांडों से सब लोग परेशान हो गए, तो विकल्प तलाश किया जा रहा था। फिर हम मिलते हैं बौद्ध और जैन मत से, जहां हमने बौद्ध मत को भी पढ़ा और जैन मत को भी समझने की कोशिश कर ली थी। इनमें ध्यान रखने वाली बातें हैं संस्थापकों को लेकर के, जैन की बात करेंगे तीर्थंकरों को लेकर के, और हम पंच महाव्रतों की बात कर चुके हैं। हमने 4 आर्य सत्य जो कि बौद्ध धर्म से रिलेट कर रहे थे उनके बारे में भी समझा, अष्टांगिक मार्ग को समझने की कोशिश की, 4 स्पेशल जो घटनाएं थी, इंसिडेंट्स थे, जिनको देख करके जो बुद्ध थे वो महा निष्क्रमण पे चले गए थे, यानी वो उन्होंने संन्यास ले लिया था, वो चीजें हमने समझ ली थी। ये सब चीजें हमने वहां पे समझ ली थी। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे चलते हैं और आज के पार्ट में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे 16 जनपद, यानी जो जनपद हैं वो हैं, उनका वर्णन कहाँ मिलता है, कौन कौन से जनपद थे, किन किन वंशों ने यहाँ शासन किया, और आज के चैप्टर के साथ ही हम देखेंगे मौर्य वंश को भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास 16 जनपद के साथ। बच्चों, उससे पहले कुछ पाठगत प्रश्न जो पिछली कक्षा में हमने पढ़े थे उनको एक बार रिवाइज करते हैं। देखो, घोड़े की अस्थियां किस सभ्यता मिली? जाहिर सी बात है सुरकोटरा। आंसर बिल्कुल ईजी होना चाहिए, अपने मतलब कहते हैं ना मुंह में होना चाहिए, बस सीधा सारा कुछ रटा हुआ है। वैदिक काल को कितने भागों में विभक्त किया गया भाई? नॉर्मली पूछा है, 2 भागों में मेंशन कर देना और उनके नाम भी लिख सकते हो भाई, कह देंगे पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। इसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, बुद्ध के गृह त्यागने की घटना को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण, और ये चीजें हमने देख ली थी भाई। वो 4 घटनाएं उन्होंने देखी कि एक वृद्ध मिल गया, एक रोगी मिल गया, एक शव मिल गया और एक मस्त सन्यासी मिल गया भाई। तो बुद्ध ने क्या कहा कि सन्यास में ही मजा है, बाकी तो क्या है, दुख ही दुख है, और 4 आर्य सत्य वहां से पैदा हो गए थे। फिर ये घटना घटी जिसको हम किस नाम से जानते हैं भाई? महाभिनिष्क्रमण के नाम से। इतना याद रह जाएगा बिल्कुल अच्छे से। इसके बाद में अगला और अंतिम प्रश्न है पाठगत हमारा, जैन धर्म किन शाखाओं में विभाजित हो गया था? चाहे जैन मत हो चाहे बौद्ध मत हो, दोनों की बातें हमने कर ली थी और दोनों ही अंत में जाके क्या हो गए थे? विभाजित हो गए थे। जहां जैन धर्म की हमने बात करी थी तो वो दिगंबर श्वेतांबर में पार्टिसिपेट कर गया था, विभाजित हो गया था। वहीं पर अगर हम बौद्ध धर्म की बात करने वाले थे तो वहां हीनयान और महायान शाखाएं उसकी बन चुकी थी। तो ये सारे हमारे पाठगत प्रश्न थे, यानी हमने इनको फटाफट से रिवाइज कर लिया। चलो चलो बच्चों, अब एक बार 16 जनपदों पे नजर डालते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि ये जनपद कैसी व्यवस्था से घिरे हुए थे। देखो बच्चों, आरंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के काल को महत्वपूर्ण परिवर्तन का काल माना जाता है, क्योंकि सभ्यताओं का जो वैदिक काल था या उत्तर
वैदिक काल की हम बात करेंगे, उससे पूरी की पूरी सभ्यता एक अलग ही तरफ घूम रही थी। यानी अब शासन वाला काम स्टार्ट होने वाला था, जनपदों की स्थापनाएं हो रही थी, छोटे छोटे राज्य बन रहे थे, राजा का निर्माण हो रहे थे, राजा बनते जा रहे थे। राजा पहले भी थे पर अब एक जनपद के रूप में थे, एक बड़े एरियाज के रूप में रूलर कर रहे थे, राज कर रहे थे। वो चीजें अभी आने वाली थी, तो ये परिवर्तन का काल माना जाता है। बौद्ध ग्रंथ इंपॉर्टेंट है, अच्छे से रिवाइज रखना। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। इन 16 महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली जनपद था। भाई प्रश्न 2 क्लियर हो गए। पहला, जनपदों का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? बौद्ध ग्रंथ है, नाम क्या है? अंगुत्तर निकाय। दूसरा प्रश्न, 16 जनपदों में सबसे शक्तिशाली जनपद कौन सा था? पाठगत प्रश्नों में भी हमें देखने को मिलेगा ये तो। मगध। मगध राज्य पर हर्यक, शिशुनाग और नंद राजवंशों ने शासन किया था। तो हम थोड़ा थोड़ा इन वंशों के बारे में देखेंगे और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, अगर हर्यक वंश की हम बात करने वाले हैं तो मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक हर्यक वंश का राजा बिंबिसार था। याद रह जाएगा, हर्यक वंश का कौन सा शासक? बिंबिसार। इतना याद रखना है, बाकी सब कोई चीजें काम की नहीं है। इसने क्या किया? अपने साम्राज्य विस्तार को, देखो कई तरह से साम्राज्य विस्तार किया जाता था। अब भाई क्या कर सकते हैं? या तो सामने वाले से लड़ाई वड़ाई करो, जीत जाओ और अपने राज्य में मिला लो, विस्तार कर लो, या फिर उससे रिलेशंस बनाओ। अब रिलेशंस कैसे भी हो सकते थे, शादी विवाह से करके, या और इंटरनल रिलेशनशिप जैसे भाई बन गए या वैसा कुछ होता था। तो ऐसे रिलेशंस करके साम्राज्य का विस्तार किया जाता था, मित्रता के द्वारा साम्राज्य का विस्तार किया जाता था। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि बिंबिसार ने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए कौशल, वैशाली, मद्र के राज परिवारों की कन्याओं के साथ में विवाह किया था। और जब विवाह किया तो वो हो गए वहां के जवाई, और जवाई से कौन करेगा? लड़ाई नहीं होगी ना, लड़ाई, और उसके साम्राज्य का क्या हो गया भाई? विस्तार हो गया था। बिंबिसार के बाद उसका पुत्र अजातशत्रु मगध का शासक बना। तो ये छोटी सी डिटेल से काम के प्रश्न 2-3 है यहाँ से कि वास्तविक संस्थापक मगध साम्राज्य का कौन माना गया? हर्यक वंश का बिंबिसार। बिंबिसार ने अपने साम्राज्य में किन किन राज परिवारों की कन्याओं के साथ विवाह किया था भाई? कौशल, वैशाली और मद्र, इनके साथ में उसने रिलेशंस बनाए थे। बिंबिसार के बाद में उसका पुत्र कौन? अजातशत्रु शासक बना। इतनी चीजें याद रह जाएंगी, ठीक है। इसके बाद में देखिए, अजातशत्रु के शासन के दौरान सबसे इंपॉर्टेंट घटना घटी जिसे भूलना किसी भी हालत में हमें नहीं है, और वो थी राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन। ये याद रह जाएगा, क्या क्या चीजें बनती हैं? प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासन में हुआ भाई? अजातशत्रु के शासन में। कहां हुआ? राजगृह में। ठीक है, राजगृह में अजातशत्रु के समय क्या हुआ? प्रथम बौद्ध संगीति हुई। ठीक है, इतना याद रह जाएगा। इसके बाद में देखिए, हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था वो था नागदशक। ठीक, इतनी बातें सब कुछ क्लियर, हर्यक वंश क्लियर हो गया। आगे चले, चलो आगे चलते हैं। देखो, शिशुनाग वंश की अगर हम बात करें तो शिशुनाग ने इस वंश की स्थापना की। इसके बाद अवंती और वत्स को जीत करके मगध साम्राज्य में मिला लिया। और ये अवंती और वत्स क्या है? अवंती और वत्स हैं जनपदों में, ये भी जनपद ही है, अवंती हुए, वत्स हुए, है ना, वो सारे जनपद है। ठीक है, इसी वंश के कालाशोक के समय जो द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया, और वो कहाँ हुआ? वैशाली में। एक टेबल बना लेना सीधी सीधी, एक कॉलम में मेंशन करोगे कि शासक का नाम प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय, जैसे जैसे आगे जाएंगे सारी मिलेंगे हमें यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे अगले कॉलम की, वहां हम लिखेंगे स्थान और फिर लिखेंगे क्या चीज हुई थी भाई, पहली हुई, दूसरी हुई, वो चीजें हम यहाँ पे क्लियर करते जाएंगे। पहली हमने देख ली, राजगृह में हो गई, अजातशत्रु के समय हो गई। दूसरी की बात हम कर रहे हैं कालाशोक के समय हो रही है, और वैशाली में हो रही है। कहाँ हो रही है? वैशाली में। याद रह जाएगा, बिल्कुल याद रखना है। यही चीजें हैं हमारी जो संभावित प्रश्नों में हमें देखने को मिलेंगी। बच्चों, इस चैप्टर को लेकर अगर इतिहास नामक चैप्टर की हम बात करेंगे ना, तो यहाँ से काफी सारे प्रश्न हमको मिलने वाले हैं, चाहे वो कैसे भी टाइप्स के प्रश्न हो। उम्मीद करता हूं आप आसानी से बता दोगे, क्योंकि अब तक का जितना हमने पढ़ा ना, सारा हमें अच्छे से याद है। चलो इसके बाद में अगले वंश को देख लेते हैं, नंद वंश। नंद वंश की स्थापना महापद्म नंद के द्वारा की गई थी, और वह नंद वंश का शक्तिशाली शासक था भाई। इस वंश का घनानंद बहुत ही स्वार्थी था, लोभी था, प्रजा को दुखी करते रहता था, और उसी ने क्या किया था? विष्णुगुप्त, जो कि चाणक्य के नाम से जाना जाता था। अर्थशास्त्र याद है ना?
चाणक्य, ठीक है। तो विष्णुगुप्त, जिसको कि चाणक्य के नाम की उपाधि प्राप्त थी, उसके नाम से जाना जाता था, उसको भी अपमानित किया था। और विष्णुगुप्त ने उस समय क्या प्रतिज्ञा ले ली थी कि जब तक नंद वंश का मैं संहार नहीं कर देता, इसको जड़ से नहीं उखाड़ देता, तब तक मैं अपनी चोटी शिखा को बंधन नहीं दूंगा, ठीक है। किसने ले ली भाई? ये विष्णुगुप्त ने। क्यों ली? क्योंकि घनानंद ने उसका क्या कर दिया था? अपमान कर दिया था। और फिर देखो इसने क्या किया कि जनता के हितों के लिए और अपने अपमान के बदले को लेने के लिए चंद्रगुप्त के साथ मिलकर के घनानंद का वध करवा दिया और मौर्य वंश की स्थापना कर दी। तो जाहिर सी बात है, अब हम नंद वंश के बाद में कौन सा वंश देखने वाले हैं भाई? हम देखेंगे अब मौर्य वंश। अगर हम मौर्य वंश की बात करते हैं तो ये तो जाहिर सी बात है, विष्णुगुप्त के यानी चाणक्य के साथ मिलकर के किसने स्थापना कर दी? चंद्रगुप्त मौर्य ने, घनानंद का वध करके। तो यहां पे देखो, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। इसने 305 ईसा पूर्व विदेशी शासक सेल्यूकस को भी हराया था। अब ये सेल्यूकस का नाम हमें यहां पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी है? देखो सेल्यूकस की अगर हम बात करेंगे ना, तो इसका एक राजदूत मिलेगा आगे हमें, जिसका नाम मेगस्थनीज होगा। और उसने एक पुस्तक लिखी थी जिसमें तत्कालीन भारत की सारी स्थिति का वर्णन किया गया था। और इस पुस्तक का नाम क्या था भाई? इंडिका। पाठगत प्रश्नों में यह प्रश्न भी हमें देखने को मिलेगा। हाईलाइट रखो, याद रखो बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। चलो देख लेते हैं। संधि के अनुसार भाई हार गया सेल्यूकस, तो उसने क्या कर ली? संधि कर ली। किसके साथ में? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में। कब हुआ था युद्ध? 305 ईसा पूर्व में। अगर हम बात करें तो इस संधि के अनुसार सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा और मेगस्थनीज ने क्या किया? इंडिका नामक पुस्तक की रचना कर दी। और चंद्रगुप्त के समय ही प्रसिद्ध सुदर्शन झील का निर्माण भी किया गया। और मिलना चाहोगे चंद्रगुप्त से, तो ये रहे चंद्रगुप्त। 4 बातें याद रखो। कौन से वंश का संस्थापक है भाई? मौर्य वंश का। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। और इसने किसको विदेशी शासक को हराया? सेल्यूकस को। मेगस्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस का था। मेगस्थनीज किसके समय में आया भाई? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया। मेगस्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी? इंडिका लिखी। और चंद्रगुप्त मौर्य के समय किस झील का निर्माण किया गया? सुदर्शन झील का। हो गया याद? चले आगे। आगे हम देखते हैं। देखो, अपने अंतिम दिनों में वह जैन मुनि भद्रबाहु से दीक्षा लेकर श्रवणबेलगोला, जो कि मैसूर में है, तपस्या करने चला गया। यानी इन शॉर्ट हम ये कहें कि उसने जैन धर्म को अपना लिया, उसके सिद्धांतों को मानना शुरू कर दिया। और किससे दीक्षा प्राप्त करी उसने? जैन मुनि भद्रबाहु से। और कहां चला गया वो चला गया श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर। यह याद रह जाएगा, ठीक। चंद्रगुप्त के पश्चात बिंदुसार व अशोक ने शासन किया। मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो था बृहद्रथ, ठीक है। इतनी बात याद रहेगी। अशोक के बारे में हमारी बुक में डिटेल्स में हमें थोड़ा बहुत पढ़ने को मिलेगा, हमारे सिलेबस में है, तो हम अशोक को डिटेल्ड देख लेंगे। तो चलिए आगे शुरू करते हैं अशोक महान के साथ में। बच्चों, अगर बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात की स्थिति की बात करें तो जाहिर सी बात है उसके बाद में शासक किसे बनना था? अशोक मौर्य को। तो बच्चों, वो साम्राज्य की गद्दी पर बैठा और भारत के जो इतिहास है, यानी हम बात करें कि सम्राटों का जो इतिहास है उसमें वो एक विशेष स्थान रखता है। काफी सारे आपने इसके ऊपर बने हुए नाटक देखे होंगे, कई सारी फिल्में देखी होंगी, कई सारी कहानियां भी सुनी होंगी, अशोक महान की कहानियां। तो अशोक महान क्यों कहा जाता है? आगे देखिए। 261 ईसा पूर्व में उसने कलिंग के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। भाई कलिंग जो राज्य था उसके विरुद्ध युद्ध छिड़ गया और इस युद्ध में अशोक की विजय हुई। परंतु बच्चों, भीषण रक्तपात और नरसंहार ने उसके हृदय को विचलित कर दिया, परिवर्तित कर दिया। और उसने क्या कहा कि मैं अब तलवार नहीं उठाऊंगा। किस युद्ध के बाद में कहा? कलिंग युद्ध के बाद में। किसने कहा? अशोक महान ने। तो ठीक है भाई, अब ये अहिंसा नहीं करेगा। और जब अहिंसा और सदाचार की बात आ जाती है तो कौन सा धर्म हमें याद आता है? सीधा सीधा बौद्ध धर्म याद आ जाता है। तो देखिए, कलिंग युद्ध ने अशोक के जीवन को नया मोड़ दिया। फिर उसने कभी भी युद्ध नहीं करने का संकल्प लिया और अहिंसा और सदाचार पर चलना प्रारंभ कर दिया। अशोक पूरी तरह से मानवतावादी था। उसने अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए जिन नियमों की संहिता प्रस्तुत की
ही उसे अभिलेखों में धम्म कहा गया। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है भाई। धम्म से आप क्या समझते हैं, टिप्पणी लिखिए। अशोक पूरी तरह मानवतावादी था और उसने प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए जिन नियमों को बनाया या जिन नियमों को हम कहें अभिलेखों के बद्ध करवाया, उन सभी को हम क्या नाम देते हैं, धम्म देते हैं। और इस धम्म के प्रचार के लिए भाई बना तो दिया, भाई मैंने कोई चीज डेवलप कर दी, अब उसका मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रचार करना पड़ेगा, तभी तो सब लोगों को पता चलेगी। तो जाहिर सी बात है इस धम्म के प्रचार के लिए उसने अधिकारी नियुक्त किए जिसका नाम क्या था, धम्म महामात्र। याद रह जाएगा, धम्म का प्रचार के लिए महामात्र नियुक्त कर दिया और उसका नाम हो गया धम्म महामात्र। यहां पे हमने काम की, इस पूरे पैरा में 2 ही लाइनें हैं। अहिंसा और सदाचार का पालन करना शुरू कर दिया कलिंग युद्ध के बाद में, और उसने जो भी नियम संहिता बनाई उसको धम्म नाम दे दिया, और उनके प्रचार के लिए जो अधिकारी नियुक्त किए गए उन्हें हम धम्म महामात्र के नाम से जानते हैं। क्लियर। चलो इसके बाद में अगर हम आगे की बात करें अशोक की, तो देखिए अशोक ने राजकीय शिकार और मनोरंजनार्थ भ्रमण छोड़ करके धर्म प्रचार के लिए यात्राएं प्रारंभ की। कितना बदल गया रे अशोक, है ना, कितना बदल गया। पहले जो अशोक तलवार उठा करके जिसकी वीरताओं की चर्चा हो रही थी, अब उसके धर्म प्रचार की चर्चाएं होने लगी। वो अहिंसा और सदाचार का पालन करने लग गया। वह अपने शासन के 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा पर गया। उसने विश्व में शांति और धर्म के प्रचार के लिए विदेशों में भी प्रचारकों को भेजा। उससे बौद्ध जो मत था विश्व के विभिन्न भागों में फैलता चला गया। और आपको यह समझाने की मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं होनी चाहिए कि बौद्ध मत क्यों यूज किया गया है, क्योंकि अहिंसा की बात हम कर चुके थे। वहां हमने डिस्कस कर लिया था कौन से धर्म को, बौद्ध धर्म को। अशोक के शासनकाल में इंपॉर्टेंट फैक्ट आ गया, तीसरी बौद्ध संगीति हुई जिसका आयोजन कहां हो रहा है, पाटलिपुत्र में। याद हो गया, पहली राजगृह में अजातशत्रु के समय, दूसरी हमने देखी वैशाली में, है ना, कालाशोक के समय, और तीसरी अशोक के समय जो हमारी पाटलिपुत्र में हमें देखने को मिलती है। इतना सब कुछ याद रह जाएगा, ठीक है। इसके बाद में अगर आगे हम देखें तो अशोक का राज्य वास्तव में लोक कल्याणकारी राज्य था। उसने जनता के लिए कई मार्ग बनवाए, मार्ग के दोनों ओर छायादार वृक्ष लगवाए, विश्राम गृह बनवाए, कुओं का निर्माण करवाया। उसने पशु पक्षियों की हत्याओं पर रोक लगाने के साथ ही बड़ों की आज्ञा का पालन करने जैसे शाश्वत मूल्यों को महत्व दिया। अरे भाई इतनी चीजें पढ़ रहे हैं, क्या प्रश्न बन सकता है, सोचो, थोड़ा सा प्रयास करो, क्या प्रश्न पूछा जा सकता है। अशोक महान पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कलिंग के बाद में आप कैसे कह सकते हैं कि अशोक पूरी तरह बदल गया। तलवार उठाने वाला अशोक अहिंसा के मार्ग पर अग्रसर हो गया, कैसे, ये सब चीजें वहां मेंशन कर देंगे। क्लियर हो गया ना। चलो इसके बाद में हम बात कर लेते हैं आगे। वह प्रजा को अपनी संतान समझता था। उसने अपने विचारों और दर्शन को पत्थर के स्तंभों और शिलालेखों पर खुदवाकर जनता तक पहुंचाया। इस प्रकार विश्व इतिहास में अशोक का स्थान अद्वितीय है और सही अर्थ में आज भी विश्व में शांति की स्थापना करने के लिए उसके जो सिद्धांत हैं वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और मुझे लगता है ये स्तंभ और शिलालेखों के बारे में हमने हमारे सभ्यता वाले पार्ट में पढ़ लिया था ना भाई। स्तंभ, शिलालेख, ताम्रपत्र, ताड़ के पत्तों पर लिखा हुआ, मिट्टी के बर्तनों पर चित्रकारी के द्वारा जो भी उकेरा हुआ सामान था उसकी सब चर्चाएं हम कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ इसकी नीड नहीं है, हमें बस ये ध्यान रखना है कि इसने अपने विचारों को कहाँ रखवाया है, सारों को स्तंभ और शिलाओं पर उत्कीर्ण करवा दिया, इसने लिखवा दिया था, ठीक। इसके बाद में हम बात करें अगर प्रश्नों की, तो यहां से जो संभावित प्रश्न है पाठगत वो क्या क्या है। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जनपद का नाम बताइए। अरे भाई अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ है, याद रह जाएगा। अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपदों का वर्णन है। और अगली लाइन क्या थी कि इसमें सबसे शक्तिशाली जो जनपद है वो कौन है, मगध माना गया। क्लियर। चलो इसके बाद में अगला प्रश्न कह रहा है प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहां किया गया। अरे प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहां किया गया था, जल्दी से रिवाइज करो, याद करो। राजगृह याद आ गया, राजगृह याद आते ही हमें अजातशत्रु याद आना चाहिए। अजातशत्रु के समय प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था राजगृह में,
काला अशोक याद आ रहा है, द्वितीय संगीति आ जाएगी, कहां हो रही है, वैशाली में, और अशोक के समय हमने तीसरी वाली पाटलिपुत्र में देख ली थी। इतना क्वेश्चंस क्लियर है ना। एक प्रश्न के साथ में बच्चों कई सारे प्रश्न सोचा करो कि भाई हाँ ये बन सकता है, इससे रिलेट करके ये बन सकता है, काफी सारा सिलेबस क्लियर हो जाता है ऑटोमेटिक। इसके बाद में अगला प्रश्न क्या कह रहा है, मैगस्थनीज द्वारा रचित पुस्तक का नाम बताइए। सबसे पहले तो ये है कौन, ये प्रश्न करो खुद से, पढ़ा है ना हमने। मैगस्थनीज कौन था, सेल्यूकस का राजदूत था। कहां था भाई ये, चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया है उसके दरबार में। और ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है एक पुस्तक का निर्माण जिसका नाम पूछा है हमसे, और उसका नाम क्या रहेगा, उसका नाम रहेगा इंडिका। बिल्कुल क्लियर। चलो लास्ट और अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। अशोक का हृदय किस युद्ध के पश्चात परिवर्तित हो गया था, और सबसे इंपॉर्टेंट है भाई कलिंग का युद्ध। कलिंग के युद्ध में जो भीषण रक्तपात हुआ उसको देख करके अशोक ने अहिंसा और सदाचार का मार्ग अपना लिया, और वो तरीके से पूरी तरह वो बदल गया। यहां तक क्लियर। तो बच्चों आज की हमारी कक्षा में हमने ये समझने की कोशिश की कि कैसे जो 16 जनपद थे उनकी राज्य व्यवस्था कार्य कर रही थी, और उनमें से एक वंश मौर्य वंश को लेते हुए हमने सम्राट अशोक के जीवन के बारे में चर्चाएं कर ली, और इससे बनने वाले समस्त प्रश्न हमने देख लिए हैं। इनके अलावा कोई भी प्रश्न यहां से नहीं बन सकता, क्योंकि हमने लाइन टू लाइन हर प्रश्न उठा लिया है, चाहे वो संगीति को लेकर के हो, वंशों को लेकर के हो, प्रथम शासक को लेकर के हो, शक्तिशाली शासक को लेकर के हो, उसने कौन सी झील का निर्माण करवाया ये हो, उसके दरबार में कौन सा राजदूत आया है वो बातें हो, या फिर उसने राजदूत ने कौन सी पुस्तकें लिखी हैं वो सब बातें हो, इन सब को लेकर के हमने प्रश्नों का निर्माण कर लिया है। तो बच्चों आज की कक्षा में इतना ही। मिलता हूं आपसे अगली कक्षा में, जहां हम मौर्य वंश से आगे बढ़ते हुए मौर्योत्तर काल में चलेंगे और देखेंगे वहां पर कौन कौन से वंश आए, वो कौन सा वंश था जिसने सोने के सिक्कों का प्रचलन किया, वो कौन सा शासक था जो वीणा बजाते हुए जिसकी फोटो हमें देखने को मिलती है, चित्र देखने को मिलते हैं। इन सभी की चर्चाएं हम हमारी आगामी कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।